अंदाजा लगाइए नाना, अंदाजा लगाइए। भीमा, मेरा भीमा, मेरा दाहिना हाथ मुझे दगा दे गया। नाना, इस जमाने को क्या हो गया? उस बाजारू औरत ने अभी तक पुलिस को सब कुछ बता दिया होगा। मालूम नहीं मसीते ने हमारे बारे में क्या क्या बताया उसको। अब हमारे दुश्मनों के हाथ एक ऐसा गवाह लग गया है जिसके बयान के सामने हमारी सारी दलीलें फीकी पड़ जाएगी। तो अब क्या होगा नाना? वो उसे अगली पेशी में सरकारी गवाह के तौर पर पेश करेंगे और हम नहीं नाना, हमें कुछ करना होगा, हमें कुछ करना होगा। मैंने इसके बारे में सोच लिया है। अभी अदालत की अगली पेशी में 4 दिन बाकी है। तुम एक काम करो, धनराज एंटरप्राइजेस के उस यूनियन लीडर महाजन को बुला लो। अब इस मामले में हमें अपना कोई भी आदमी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बस तुम महाजन को बुला लो, फिर देखना तुम्हारा ये नाना सब बिगड़े हुए काम कैसे संवारेगा। मसीते को केशव कलसी की सारी ही काली करतूतों के बारे में मालूम था। वो उनके सारे ठिकाने और अड्डे जानता था। इसीलिए उस दरिंदे ने मसीते का अड्डा आपको बताकर मरवा डाला। उसे मरवा दिया, मेरे मसीता को मरवा दिया। उन दरिंदों ने, उस कसाई ने मरवा दिया मेरे मसीता को। अगर तुम हमारे पास पहले ही आ जाती तो शायद तुम्हारा मसीता बच जाता और तुम आसानी से हमारे पास आ सकती थी। फरीन, तुमने तो कत्ल नहीं किया था। तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना था कि तुमने आदित्य धनराज पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने नाचते नाचते तुमको छेड़ने की कोशिश की। और यह जुर्म इतना संगीन नहीं था जिसके लिए तुम इतनी देर छुपती फिरती रही। उन लोगों ने मुझे डरा दिया था कि उस औरत के कत्ल की जिम्मेदार मैं हूं। मैं क्या करती आप बताइए? मेरे पेट में मसीते का बच्चा था। इस हालत में मैं कर भी क्या सकती थी? लेकिन अब मैं उनके कैद से भाग आई हूं, आपको सिर्फ इतना बताने के लिए कि मैं उस औरत के कत्ल की जिम्मेदार नहीं हूं। कत्ल के जिम्मेदार है वो केशव कलसी और उसके वो जल्लाद। मेरा मसीता तो सिर्फ उनके हुक्म का गुलाम था। मैं तो उस केशव कलसी को सूली तक चढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आ गई हूँ। एसीपी साहब, सब कुछ। अगर तुम बगैर खौफ ये सब बातें अदालत को बता दो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आप मुझे अदालत तो क्या, कहीं भी ले जाइए। मैं उस कमीने की काली करतूतों का पर्दाफाश करके रख दूंगी। सबको बता दूंगी कि उन सफेद कपड़ों के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। गुड, वेरी गुड। विनोद, अदालत की अगली पेशी तक इन्हें यहां पुलिस स्टेशन में ही रखो। इन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। खास ख्याल रखना, ओके? यस सर। फरीन, तुम नहीं जानती कि तुम कितने सवाब का काम कर रही हो। तुम बेखौफ यहां रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा, चलता हूं मैं। कम विनोद।
अब देखता हूं कि ये केशव कलसी हमसे कैसे बचता है। लेकिन हमें पेशी तक बहुत होशियार रहना पड़ेगा विनोद। वो बहुत ही चालाक आदमी है। आई एम श्योर उसको अब तक पता चल गया होगा कि फरहीन उसके चंगुल से निकल गई है। बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। देखो महाजन महाशय, इससे बढ़िया मौका तुम्हें एक साथ इतनी भारी रकम कमाने का फिर कभी नहीं मिल सकता। इससे तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। ये रकम लेकर तुम कल ही अपने लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए एक बढ़िया सा फ्लैट खरीद सकते हो, जहां भी चाहे वहां। ओ सब तो ठीक है नाना साहिब, तो पर आप ये भी तो देखिए, ये काम में खतरा कितना है। महाजन, कैसा खतरा? उस बंदूक में साइलेंसर लगा हुआ होगा। कान लगाकर भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। और वो टेलीस्कोपिक बंदूक होगी। 1 फर्लॉन्ग की दूरी से निशाना बांधकर उससे गोली चलाई जा सकेगी। अब इसमें खतरे की कौन सी बात है? और फिर केशव, ऐसा काम तो इसके बाएं हाथ का खेल है। देखो महाजन महाशय, जिस खास गवाह का इशारा उस वजाहत ने अखबारों में दिया है, वो उस लड़की फरीन के सिवा और कौन हो सकती है? लेकिन नाना, अदालत में भी... महाजन, ये काम बहुत ही आसान है। तुम अदालत के अंदर नहीं, बाहर एक मामूली गाड़ी में बैठे होंगे। जब फरहीन वजाहत अली के साथ पुलिस की निगरानी में वहां पहुंचेगी, तो चारों तरफ से लोग आगे बढ़ेंगे उसे देखने के लिए। प्रेस वाले, फोटोग्राफर्स, सभी। एक भगदड़ मच जाएगी। तुम दूरबीन लगी बंदूक से देखते जाओगे, मौका पाते ही ट्रिगर दबाओगे, वो वहीं ढेर हो जाएगी और फिर सारा खेल खत्म। सब लोगों का ध्यान उसकी तरफ लग जाएगा। चारों तरफ से लोग आगे बढ़ेंगे उसकी गिरती लाश को देखने के लिए। उतने में तुम अपनी गाड़ी वहां से निकाल लोगे। आगे रास्ते में एक दूसरी गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अपनी गाड़ी को छोड़कर तुम उस दूसरी गाड़ी में बैठ जाओगे और फिर आराम से निकल जाओगे। वो इसलिए कि तुम पर किसी को शक न हो। बोलो, सौदा मंजूर? नहीं केशव, इस तरह का सौदा इसके साथ पहली बार हो रहा है। ये तो अपनी खास आसामी है। आज काम नहीं आएगी तो फिर कब आएगी? लेकिन महाजन, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। काम पूरा हो गया तो मैं अपनी तरफ से 1 लाख रुपए और दूंगा। ये मेरा वादा है। सच के साथ? डन डन के साहब। भाई, हमारे यहां पिंडी में ऐसे मौकों के लिए एक कहावत कही जाती है, जात दी कोड़ किल्ली ते शतीरा नाल जप्पे। मुझे तो सुमेर राजवंश में तरस आता है। इस केशव कलसी के साथ जुड़कर किस भौर में फंस गया है। बेवकूफ। लाला जी का इशारा उसी की तरफ है। क्यों लाला जी? नहीं, मेरा इशारा सिर्फ सुमेर की तरफ ही नहीं, उस केशव कलसी की तरफ भी था, जो न जाने अपने आप को क्या समझता है, चला था वजाहत साहब से लड़ने। मैं तो एक अद्दा सा आदमी हूं लाला जी। मैंने क्या किया है? उस लड़की फरीन ने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। इसमें ना तो मेरी कोई बहादुरी है और ना ही मेरे आदमियों की। वजाहत साहब, उसके यहां देर है, अंधेर नहीं। मैं तो आदित्य से हमेशा यही कहता था, लेकिन इसका तो जैसे भगवान पर से भरोसा ही उठ गया है। वजाहत साहब, इन दोनों को कितनी सजा होगी? भाई, इसका जवाब तो भाटिया साहब बेहतर दे सकते हैं। क्यों भाटिया साहब, जवाब दीजिए। पहले फरीन की गवाही होने दीजिए, उसके बाद ही अंदाजा लगेगा। भाटिया साहब, कब, किसे और कितनी सजा मिलेगी,
ये तो ऊपर वाला ही जाने। अगले एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए।